नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में राष्ट्रीय योजना पीएम पोषण को 5 और वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्ष में निर्यातकों और बैंकों की मदद के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए निवेश की भी स्वीकृति दी। सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने और अगले 5 वर्ष में 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नीमच, रतलाम और राजकोट कानालूस रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 88 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.83% हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय जिलों में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सुशासन तथा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित बहुप्रारूपीय मंच है। बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की, 2 ऊर्जा मंत्रालय की और एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। इन 8 परियोजनाओं की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़ी हैं। पिछली प्रगति बैठक में 14,39,000 करोड़ रुपए के 297 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 54,062 करोड़ रुपए और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 31,733 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से पीएम पोषण योजना को 5 और वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पहले इस योजना का नाम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना था। इसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता था। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक या बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है। नीमच रतलाम लाइन जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं, ये अभी भी सिंगल लाइन है। इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1,096 करोड़ रुपया खर्च होगा।
और उसके साथ राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से माल भाड़े की दृष्टि से और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा और पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। इससे अगले 5 वर्षों में बैंकों और निर्यातकों को सहायता मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे ईसीजीसी की क्षमता बढ़कर 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। 21 सितंबर तक देश से $185 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है और ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पहले 6 महीने के अंदर हुआ है। जब छोटे निर्यातक एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका एक इंश्योरेंस कवर भी हो, पेमेंट आने में तकलीफ हो, डिले हो जाए और या कोई फेलियर हो जाए, ऐसी परिस्थिति में उनको पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की एक कंपनी ईसीजीसी देती है। उसको 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का निर्णय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। मंत्रिमंडल ने ईसीजीसी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA योजना को जारी रखने और 5 वर्षों के दौरान 1,650 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को भी मंजूरी दी है। NEIA ट्रस्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने का ट्रस्ट है। उसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ये ट्रस्ट है और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1,650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय कैबिनेट ने लिया। इससे लगभग 33,000 करोड़ तक हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इंश्योरेंस दे पाएंगे और ये 33,000 करोड़ का जब प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा सीधा भारत के उत्पादन को लगभग 22-23,000 करोड़ का एडिशनल डिमांड बढ़ जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। उज्जवल भविष्य बनाने की आजादी, रिटायरमेंट के बाद भी नियमित इनकम की आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव आओ मनाए हर पल। NPS करे बेहतर आज और पेंशन से सुनिश्चित कर। 1 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है NPS दिवस। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा जाएं या pfrda.org.in पर विजिट करें या 1800-110-708 पर कॉल करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। ये चिकित्सा महाविद्यालय केंद्र प्रायोजित नए विश्वविद्यालय और परामर्श अस्पताल स्थापित करने की योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के 3 चरणों में देश भर में 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 88 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में लगभग 25% पात्र लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक नए कोविड रोगियों का पता चला। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 2,82,520 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.83% है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा चुकी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत सकते हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में संक्रमण की दर पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखें। नागर विमानन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ये प्रतिबंध विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के गुण दोष के आधार पर चुने हुए मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए पिछले वर्ष 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद श्री सिंह के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते समय कहा था कि अब उनके सामने कई विकल्प खुले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सहित कई नेताओं के साथ विवाद के बाद श्री सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के चन्नी मंत्रिमंडल के विस्तार की आलोचना करते हुए कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से सीमा से जुड़े इस राज्य में स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब की वर्तमान स्थिति पर कहा कि ये पूरा प्रकरण कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी की विफलता को दर्शाता है। जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ हटौवल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं। क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा। ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं। खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे अपने मन की बात को रख रहे हैं और सभी का एक राय है कि स्थिरता और राष्ट्र सुरक्षा यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज उत्तराखंड के 2000 से अधिक पार्टी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाजपा की ताकत हैं। श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानवता की सेवा की मिसाल कायम की है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही है। मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं और श्रद्धेय ठाकरे जी की बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि बूथ और शक्ति केंद्रों पर खड़े कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज विश्वनाथ और लखीमपुर जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेहाली में एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और बच्चों से बातचीत की। श्री शर्मा ने बच्चों को सूखा राशन भी बांटा। पूर्व मंत्री रंजीत दत्ता और सांसद पल्लव लोचन दास के साथ मुख्यमंत्री ने बटियामारी क्षेत्र का दौरा किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फलेरियो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले फलेरियो ने कोलकाता में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय, सुब्रत मुखर्जी और अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित थे। लुई जिन्हो फलेरियो ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ने के साथ ही गोवा विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राज्य में पंचायत चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। आज के मतदान के बाद 70,000 से अधिक उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आज लगभग 55% मतदान हुआ। पटना, रोहतास और नालंदा सहित 34 जिलों में 692 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले गए। वोटों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में चारों उपचुनाव कोविड के कारण विधायकों और सांसद के निधन के कारण कराए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है, जिनमें अलीराजपुर जिले में जौबट, निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर और सतना जिले में रायगांव शामिल हैं। वहीं खंडवा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन और चुनाव प्रचार करते समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से संचालित करने के लिए आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने दवा निर्माता कंपनियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने पर झूठे बयानों की निंदा की है। एनपीपीए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक नियामक इकाई है। एनपीपीए किफायती दामों पर आसानी से लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये दवाइयों की अधिकतम कीमत भी तय करता है। एनपीपीए ने कहा है कि कंपनियों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्यों से ज्यादा मूल्य पर दवाएं बेचना उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आज 3 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा पहुंचे। श्री राय ने हंदवाड़ा अनुमंडल के खाहीपोरा जचलदारा में आदर्श कृषि फार्म की आधारशिला रखी। उन्होंने कृषि और दूसरे विभागों जैसे सामुदायिक सेवा केंद्र, आयुष, बैंकों और हस्तशिल्प के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 15 ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर के विकास की व्यापक दृष्टि है और कश्मीर के निर्माण के लिए ये प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में 200 से अधिक सरकारी कार्यालय ई कार्यालय प्रणाली से जोड़ दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की ई कार्यालय प्रणाली एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि इससे सरकारी कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे कुछ संगठनों ने पहले ही इस प्रणाली को अपना चुकी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में राष्ट्रीय योजना पीएम पोषण को 5 और वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्ष में निर्यातकों और बैंकों की मदद के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए निवेश की भी स्वीकृति दी। सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने और अगले 5 वर्ष में 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नीमच रतलाम और राजकोट कानालुस रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 88 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.83% हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय जिलों में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन 1942 में मातंगनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तोमलुक थाने के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता था, बांग्ला में जिसका अर्थ बूढ़ी महिला गांधी है। मातंगनी हाजरा का जन्म 1869 में तोमलुक के पास होगला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शादी बहुत कम आयु में ही हो गई थी और केवल 18 साल की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं। मातंगनी हाजरा गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक बहरामपुर जेल में रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्ष की उम्र में मातंगनी हाजरा ने तोमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया। ये ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था। जब जुलूस शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और मातंगनी जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें गोली मार दी गई। 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा पर 3 गोलियां चलाई गईं। हर गोली के साथ वंदे मातरम के नारे की उनकी आवाज तेज होती गई और हाथ में पकड़ा तिरंगा भी ऊंचा होता गया। तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। समानांतर तोमलुक सरकार ने देश के लिए मातंगनी हाजरा की शहादत की प्रशंसा करके खुले तौर पर विद्रोह को उकसाया और गांधी जी के अनुरोध पर 1944 में खत्म होने तक विद्रोह को 2 और वर्षों तक जारी रखा। 1977 में स्वतंत्रता के बाद मातंगनी हाजरा की प्रतिमा कोलकाता में लगाई गई थी। स्वतंत्र भारत में कोलकाता में स्थापित किसी महिला की ये पहली प्रतिमा थी। उनकी प्रतिमा अब भी तोमलुक में उसी स्थान पर स्थापित है जहां उनकी हत्या की गई थी। इसी दिन एक घटना और हुई जिसने भारतीय प्रवासियों की परिस्थितियों को आकार दिया। जापानी जहाज कामागाटा मारू 165 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा से कलकत्ता पहुंचा। इनमें से ज्यादातर पंजाब प्रांत के थे। कनाडा ने जहाज को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी। 27 सितंबर को कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश बंदूकधारियों ने बंदरगाह में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के साथ कानून तोड़ने वालों और राजनीतिक आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार किया गया था। नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जहाज में प्रवेश करते ही विरोध शुरू हो गया। 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी को कैद कर लिया गया। भारतीय समूहों ने कामागाटा मारू की घटना को कनाडा के आव्रजन कानूनों में विसंगतियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी ने समर्थन जुटाने के लिए उत्तेजना और जुनून पैदा किया था। 1914 में कैलिफोर्निया में और भारतीय प्रवासियों की कई बैठकों में बरकतुल्ला, तारकनाथ दास और सोहन सिंह सहित गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने इस घटना का इस्तेमाल गदर आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के वास्ते किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। विश्व के महान समाजसेवी बिल गेट्स ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री गेट्स ने कहा कि इससे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में बेंगलौर तीसरे और राजस्थान रॉयल्स 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय जिलों में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात गुलाब के कारण दक्षिण गुजरात के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अगले 24 घंटे में चक्रवात में बदलने की आशंका है। मछुआरों को 2 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात को ध्यान में रखते हुए गुजरात समुद्री बोर्ड ने सभी बड़े और छोटे बंदरगाहों के लिए तीसरे नंबर की चेतावनी जारी की है। राज्य के सभी 13 तटीय जिलों को अगले 2 दिन के लिए अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, भरूच, नवसारी, वलसाड़ और तापी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। राज्य के भादर, उकाई और मच्छू जैसे कई बांधों का जलस्तर सामान्य से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाल, बुल्ढाना जैसे जिले बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान की जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ की 2 टीमें और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद और यवतमाला में 100 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी पाई। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सामान्य बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में धूप खिली रहेगी और कहीं कहीं बादल भी छाए रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटोक और अगरतला में भी आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में राष्ट्रीय योजना पीएम पोषण को 5 और वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में निर्यातकों और बैंकों की मदद के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए निवेश की भी स्वीकृति दी। सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने और अगले 5 वर्ष में 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नीमच, रतलाम और राजकोट कानालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 88 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।
मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय जिलों में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।